हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे सब? क्या चल रहा है? हमारा पढ़ाई वगैरह चल रही है ना? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक जो बाकी था, हमने लास्ट टाइम देखा था, उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब देखा था। मैंने कहा था कि हमारा जीरो ऑर्डर का बाकी है, तो जीरो ऑर्डर का आज हम लोग करेंगे। जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखेंगे और उसका हाफ लाइफ देखेंगे। तो बढ़ते हैं हमारा हाफ लाइफ की तरफ हम लोग। सो जीरो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर रिएक्शन, मैंने कंसीडर किया रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स पी। अगर मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखूंगा, हमें आता है, जिसको नहीं आता वो पुराने वाले हमारे जितने वीडियोस है वो देखिए। और रेट लॉ को कैसे लिखते हैं सीखे स्टार्ट में, चैप्टर के स्टार्ट में सिखाया गया रेट लॉ कैसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका रेट लॉ अगर लिखूंगा तो मेरे को मिलेगा रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या मिलेगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। और दूसरी तरह से रेट लॉ जो है, दूसरा रेट लॉ हम लोग लिखते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और दूसरा रेट लॉ अगर लिखेंगे तो रेट लॉ का फॉर्मूला क्या आता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। और क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए इसके ऊपर जीरो लगाया गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जीरो है, इसलिए इसको ए जीरो लिखा है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होता तो वन लिखता, कुछ नहीं लिखता, मतलब टू होता तो टू लिखता है यहाँ पर, बिकॉज मैंने यहाँ पर मेंशन किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन जीरो है, इसलिए ए जीरो पर मेंशन किया गया। समझ में आया क्लियर? और किसी का भी पावर जीरो रहेगा तो क्या होता है? वन होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो ये हमारे पास है और ये हमारे पास है। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? ये माइनस डी ए यहाँ पे इधर चले गया तो क्या आएगा? के डी टी हो जाएगा। मैंने माइनस की साइन को डालने के लिए क्या किया? इस तरह की माइनस की साइन को डालने के लिए पूरे इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या हो जाएगा? डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। नाउ हम लोग को ये डी हटाने का, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगाएंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स। लिमिट लेंगे हम लोग कौन सा? ए जीरो बाई ए टी। लोअर लिमिट ए जीरो, अपर लिमिट क्या रहेगा? ए टी। ए जीरो इनिशियल है हमारा, हम लोग मालूम है, और फाइनल क्या है? ए टी है। तो वही हमारा कि अगर टाइम टी पे मैं बात करूंगा, टाइम जीरो पे बात करूंगा तो मेरा ए क्या रहेगा? ए जीरो रहेगा। और टाइम टी पे बात करूंगा तो ए क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन 80 रहेगा। तो वही लोअर लिमिट ए जीरो है, अपर लिमिट 80 के बीच में मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। तो उसको इंटीग्रेशन लिखा मैंने लोअर ए जीरो एंड 80 डी ए इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ पर जीरो टू टी, मतलब जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक है डी टी, बराबर है। इंटीग्रेशन लगा तो हम लोग को आता है, सबको इंटीग्रेशन सीखे होंगे हमने। तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या होगा बताओ बोलो बेटा? तो हम लोग को मालूम है कि इसका ये डी हट जाएगा और 80 माइनस ए जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा मैंने 80 माइनस ए जीरो। हाँ यस और नो? अगर नहीं आता है तो हम लोग को, जिसको मैथ्स आता है वो आसानी से समझ जाऊंगा क्या है इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या होता है। तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या मिला? 80 माइनस ए जीरो मिल गया, बराबर। यहाँ पर माइनस के बराबर। अब यहाँ पर इसका माइनस के कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला गया है। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन हुआ डी टी का, तो डी टी का यहाँ पे वन है, वन का वन डॉट डी एक्स डी टी, राइट। अगर मैं वन डॉट डी एक्स बात करूँगा, इंटीग्रेशन इसका अगर बात करूंगा तो क्या होता है? एक्स होता है। इसका मतलब अगर मैं इसका यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो उसका अगर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन तो क्या आएगा? टी आएगा। क्या आएगा? टी। तो क्या आएगा? माइनस के बाहर था और टी, मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला डी टी का, तो क्या हो गया? टी हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करूंगा? मेरे को ये इसको प्लस में लाना है, तो क्या करूंगा? पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा? के टी हो जाएगा। के टी ये क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। वही ए जीरो प्लस में और ये माइनस में। ध्यान से समझना है हम लोग को। तो उसके बाद बस मेरे को के का फॉर्मूला निकाला गया था, तो के लिखा मैंने, टी को लिया, रीअरेंज किया, तो मेरे को फॉर्मूला मिला के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर व्हाट? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इजी। ये वाला रिएक्शन जो है वो एज कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर के मुकाबले में जीरो ऑर्डर जो है वो ज्यादा इजी है। इसकी अगर यूनिट निकालूंगा तो ये क्या है? हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब या मोल पर लीटर। तो मोल लीटर यूनिवर्स लिखा है। और टाइम का क्या होता है? टी। टाइम का टी लिखो या सेकेंड लिखो। तो यहाँ पे टाइम लिखा है, उसकी जगह मैं सेकेंड लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। बुक में टी लिखा हुआ है,
मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ सेकंड इनवर्स, बराबर है। तो दोनों चलेगा, ये लिखो और नीचे लिखता हूँ मैं मोल, जो बुक में लिखा वो लिखो चलेगा, मगर बेटर है सेकंड ज़्यादा बेटर है क्योंकि हमें यूनिट लिखना है। यहाँ पर टी लिखा है बुक के अंदर, ठीक है, समझ में आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? एकदम सिंपल है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ देखने का है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड और रेट को निकाला है। क्या निकाला है लिखेंगे यहाँ पे सेंटेंस, जब ये एग्जाम में खाली ये आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी, ये दिया है एट हाफ लाइफ, आधी हाफ लाइफ मतलब हाफ टाइम पे क्या होगा, रिएक्शन के हाफ टाइम पे क्या होगा। तो हाफ टाइम पे टी इज इक्वल टू हाफ टाइम, टी हाफ हो जाएगा, हाफ टाइम पे आधे टाइम पे टी क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा। और एटी क्या हो जाएगा, एटी जो है वो इनिशियल कितना था, 10 था, 10 मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, इनिशियल कितना था उसका आधा हो जाएगा ना, आधे टाइम पे मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए का कितना हो जाएगा, वो मेरा जो इनिशियल था ए जीरो उसकी जगह पे क्या होगा अभी, मतलब उसका ए जीरो का हाफ हो जाएगा, ए जीरो का आधा, मतलब ये निशान नहीं समझ में आ रहा है। रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, ये रिएक्शन लगाया हूँ मैंने, यहाँ पे 10 किलो मैंने वेट लिया था, अब क्या होगा आधे टाइम में कितना बचा, यहाँ पे जीरो होने वाला है, तो मेरे को कोई बोलेगा तो कितना बचा, मैं बोलूँगा 5, कैसे मालूम पड़ा, मैं बोलूँगा 10 डिवाइड बाई 2, आधा है ना, तो इनिशियल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई 2, तो इनिशियल कितना है ए जीरो, मतलब 80 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 80 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग ए जीरो बाई 2, वही लिखा है के इज इक्वल टू ए जीरो माइनस 80 की जगह लिखा है ए जीरो बाई 2 अपॉन टी की जगह लिखा टी आर, बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब सिंपल सी बात है, एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा बचेगा, वैसे ही ए जीरो में से ए जीरो का आधा गया तो ए जीरो का आधा बचेगा, मतलब ये हटा दो, इतना बचा, ए जीरो बाई 2 बचा, आधा, ए जीरो का आधा बचे, बराबर। और टी हाफ वैसे वैसे नीचे का वैसे है तो मैंने लिख दिया टी हाफ, बराबर है, टी हाफ हो गया। अब बस हम लोग रीअरेंज कर लेंगे तो टी हाफ इधर आ जाएगा और नीचे 2p आ जाएगा, तो मैं टी हाफ का फॉर्मूला आ गया, मैं मतलब हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम लोग निकाल लिए, क्या निकाले, टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाय 2k, क्या फॉर्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू ए जीरो बाय 2k। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो है वो कंप्लीट हो गया कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, हमने देख लिया, ठीक है। फिर लिख लो, कॉपी करो। ओके, so next topic is graphical representation of zero order reaction. So zero order reaction में graphical representation देखेंगे हम लोग। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो ये इक्वेशन अभी हमने लिखा इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग जब इंटीग्रेशन किए तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोग को जो रेट लॉ मिला था, तो वो रेट लॉ क्या मिला था, एटी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो, क्या मिला था, एटी इज इक्वल टू माइनस के टी ए जीरो मिला था। अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूँ और इसको हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या है, मैच कर लिए। अगर मैं प्लॉट करता हूँ t को x पे प्लॉट करता हूँ और at को y पे प्लॉट करता हूँ, तो मेरा जो k रहेगा वो क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, एंड a जीरो पे क्या होगा, मेरा पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा और इस तरह से मेरा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आएगा क्योंकि क्या होगा, ऐसा a जीरो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरसेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट ये है यहाँ पर, तो ए जीरो और इसका जो स्लोप है वो क्या रहेगा, माइनस के रहेगा। जब मैं टी पे एक्स पे क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे टी को प्लॉट करूंगा, वाई एक्सिस पे एटी को प्लॉट करूंगा, तो मेरे को ये मिलेगा। तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कुछ एग्जांपल देखते हैं हमारे किसके एग्जांपल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल मैंने लिया हूँ आपके सामने, दो एग्जांपल है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया 2 मोल्स ऑफ NH3 को पीटी के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा तो क्या मिलेगा, N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 मिलेगा। इसका अगर रेट निकालेंगे रेट लॉ, तो ये भी प्रैक्टिकल रेट लॉ है। तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 0 होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगेन 2 मोल्स ऑफ N2O गैस गिव्स in presence of Kt gives 2 moles of N2 plus O2। तो ये Kt कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में इसको भी डिकम्पोज करेंगे, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है कि इसका आंसर क्या आएगा, रेट लॉ अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट है हमारा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O बैक कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0 क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है, 0 है।
N2 क्या रिएक्टेंट है, इसलिए यूज कर रहे हैं। समझ में हम लोग को, हम लोग रेट लॉ कैसे सीख चुके हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो स्टार्ट के लेक्चर पहले देखे, उसके बाद ये लेक्चर देखे, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लो फटाफट। ओके, फटाफट ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं और हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सीडो मतलब होता है रॉन्ग, फॉल्स, राइट। क्या होता है इसका मतलब? फॉल्स, रॉन्ग, झूठा, राइट ना। झूठा फर्स्ट ऑर्डर, झूठा फर्स्ट ऑर्डर मतलब रॉन्ग, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर मतलब रियल में दिखने में वो कुछ और ऑर्डर है, वो है कुछ और, मगर दिखाता अपने आप को क्या है, वो अपने आप को वो भी क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर। कैसे देखते हैं, अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCH3, राइट। अगर मैं मिथाइल एसिड अगर लेता हूँ, उसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो क्या मिलेगा हम लोग को? एसिटिक एसिड और मिथेनॉल मिलेगा, बराबर, हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इसको देखूंगा तो क्या होगा, इसका रेट कैसा आएगा? रेट इज इक्वल टू क्या आएगा? K डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट मिथाइल एसिड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट वाटर। अगर इसका एक ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो ऑब्वियसली हम लोग को 1 में ओवरऑल ऑर्डर क्या रहेगा? अगर मैं बोलूंगा तो इसका ओवरऑल ऑर्डर आना चाहिए सेकेंड ऑर्डर। क्या आना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर, जो कि ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग। लिख देता हूँ मैं, क्या है ये? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो देखो, बिकॉज क्या हुआ, पानी जो है यहाँ पर एक सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है। पानी जब भी कोई रिएक्शन में सॉल्वेंट एज रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो सॉल्वेंट बहुत एक्सेस में होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट मानते। क्या मानते? कांस्टेंट मानते। क्योंकि कांस्टेंट माने तो मैं उसको लिख सकता हूँ K डैश, K डबल डैश बोल सकता हूँ। तो इसलिए रेट क्या हो जाएगा हमारी? रेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH ब्रैकेट हम लोग लिखे, और यहाँ पर इसका जो इसकी जगह पे लिखा K डबल डैश लिख दिया। तो हमारा क्योंकि K डबल डैश और K डैश लिख के क्या होता है, तो ये हमारा नया रेट का आएगा, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब एक ही ऑर्डर है, तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर मेरे लेक्चर अच्छे लगते तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।